प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो है ठीक है वो हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो कैपेसिटर्स टॉपिक है ठीक है उसमें कई जगह कंडक्टर जो है उसकी बात है तो हमें उनका बिहेवियर या क्या प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से पता होना चाहिए राइट सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज potential at all points is same for conductors. यानी कि अगर किसी भी रैंडमली शेप का हमने कंडक्टर ले लिया अगर रैंडमली शेप कंडक्टर है तो इसका किसी भी दो पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल चेक करोगे डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा यानी कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ बी पोटेंशियल ऑफ सी पोटेंशियल ऑफ डी at any point potential is same so that's why conductors are also known as conductors इसको आप साथ में लिखते जाओ also known as equipotential volume or equipotential surface. सर आप संडे को भी लोगे संडे को क्लास होगी संडे को बट आप फिर सैटरडे को आपने बोला था टेस्ट लोगे तो सैटरडे को फिर डॉट क्लास हमने प्लान सैटरडे को प्लान नहीं आपने बोला था पहले क्लास में भी पार्टी हुई वो देख लेंगे डाउट्स वगैरह हो सकते हैं बच्चों डाउट्स हो गए डाउट्स को आधार बस डाउट्स को आधार सर मेरे पास से मना लो टेस्ट ना चलो मैं वो अच्छा संडे टेस्ट है सर संडे को ठीक है ठीक है तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है ना इसमें आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज होती है ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व चीज राइट ये हो गया सेकंड पॉइंट हालांकि हम ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductors is always zero या कहें हम net electric field inside conductors is always zero उसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कैसे डेल्टा भी हमारा होता है माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल ये फॉर्मूला सबको याद है ये हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला तो अगर इसमें डेल्टा भी जीरो होगा क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा भी जीरो होगा सो दैट मींस माइनस ई डॉट डी आर अगर ये टर्म जीरो है तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होनी चाहिए बिकॉज डी आर इज नॉट जीरो डी आर इज डिफरेंट वेक्टर इट्स नॉट जीरो तो अगर डी आर जीरो नहीं है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो ये हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ है कि क्यों कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ठीक है और एक बात और हम याद रखेंगे ये स्टैटिक कंडीशंस की बात है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक कंडीशन एंड डायनामिक कंडीशन क्या होता है बताइए मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक स्टैटिक वही होता है ना जो बेसिकली मूवमेंट नहीं है या वेलोसिटी मूवमेंट नहीं है या वेलोसिटी स्टैटिक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए डायनामिक मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और डायनामिक बात आप क्या करते हैं भाई जब वेलोसिटी नहीं होती तब स्टैटिक होते हैं जब वेलोसिटी होती है तब डायनामिक इसके वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की तब उसे डायनामिक कहते हैं और कुछ बताना है आप दोनों आंसर कर दें एक और कुछ अच्छा आता है देखो मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था सर उसका नेट चार्ज हमारा 0 होना चाहिए नेट चार्ज 0 होना चाहिए इसमें स्टैटिक
नेट चार्ज जीरो होना चाहिए कंडक्टर के अंदर पूरा। तो बोलो स्टैटिक कंडीशन बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रॉन से कोई ट्रांसफर नहीं हो रही, और डायनामिक कंडीशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन या हीट या कुछ ट्रांसफर हो रहे थे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। काफी गलत आंसर। आप लोगों ने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की है, मैं आई थिंक स्टार्टिंग के 2-4 लेक्चर में ही सबको बताया था स्टूडेंट्स को कि डायनामिक का मतलब होता है उसमें एक एनर्जी सोर्स लगा हुआ हो। ये जो बात आप बताते हैं स्कूलों में बताया और ये गलत है। आपके स्कूल वाले जो है ना, जब आपकी 12th स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चार्ज जो है वो रुका हुआ रहता है। लेकिन उसी लेक्चर में वो आपको टॉपिक पढ़ा रहे होंगे कंडक्शन और इंडक्शन, जिसमें चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। तो आपको पूछना चाहिए था कि मैम यस सर इसमें तो चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, ये स्टैटिक का है। कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस याद है आपको? कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस जो उसमें चार्ज मूव करते हैं, तो वो स्टैटिक कैसे हो जाता है अगर जो स्कूल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? तो सही डेफिनेशन ये है, अगर कंडक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी या एनर्जी सोर्स ना लगाया जाए तो उसको आप स्टैटिक कंडीशन बोलो। डायनामिक कंडीशन मतलब क्या होगा? आपने कंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी सोर्स या फिर बैटरी लगा, बैटरी लगाने से क्या हो जाएगा कंडक्टर को? उसमें चार्ज दौड़ना शुरू कर देगा और वो भी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज मींस डायनामिक्स। Continuous flow of charge means current. Current comes under the dynamics condition. ठीक है? ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये स्टैटिक कंडीशन की बात होगी। ठीक है? स्टैटिक कंडीशन में हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो थे हमने प्रूव कर लिया। थर्ड पॉइंट, क्यू नेट इनसाइड कंडक्टर is always zero. Unit inside conductor is always zero. इसको भी हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? कैसे प्रूव करेंगे? देखो बहुत इजी है। हमने कोई भी एक रैंडमली शेप का एक कंडक्टर बना लिया और कोई भी हम दो पॉइंट या फिर एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। दिस इज गॉसियन सरफेस, है ना? ये डॉटेड वाली है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस आप कैसे भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐसे सर्कल या स्क्वायर बना दिया, आप किसी भी शेप की बना सकते हो। ठीक है? सो गॉस लॉ क्या बोलते हैं सर? हाँ जी सर, थैंक यू। बोल के ठीक। गॉस लॉ क्या बोलता है कि ये जो डॉटेड वाला हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, इसके अंदर हमें क्यू एनक्लोज निकालना है। गॉस लॉ सबको याद है, उसमें सबसे पहले हमें क्यू एनक्लोज भी पता करना होता है ना? क्योंकि गॉस लॉ जो है वो होता है E डॉट dx इंटीग्रल क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में हमारा क्यू एनक्लोज जो है सर वो चला के आप मैं निकल जाऊं। हाँ ठीक है? ठीक है? तो जो क्यू एनक्लोज है वो जीरो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। अब क्यू एनक्लोज जीरो है, जिसका मतलब राइट हैंड साइड क्या होगी? जीरो। नाउ E डॉट dx इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो, है ना? अभी क्यू एनक्लोज जीरो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट? E इज जीरो, देयरफॉर क्यू एनक्लोज जीरो। ये हमने पहले लिखा है, पहले नहीं लिखा चाहिए। यहां पर मान लीजिए वो ये गॉस लॉ है, इस गॉस लॉ में अगर हम E जीरो लिख देते हैं तो E जीरो है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड जब वो जीरो जाएगी, दैट इज क्यू एनक्लोज विल बी जीरो, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? ये हमने प्रूव कर लिया, है ना? दिस इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी। इससे हमने ये प्रूव किया, इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो क्यू एनक्लोज है वो जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा स्पेशल है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने ठान ही लिया है कि नहीं मैं तो इसके अंदर चार्ज को घुसा के रहूंगा या घुसा के रहूंगी, ठीक है? आपने इंजेक्शन में चार्ज रख लिया, इंजेक्शन ऐसे इसमें लगा दिया और ऐसे इंजेक्ट कर दिया यहाँ पर चार्ज। वो चार्ज जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर निकलकर आके बैठ जाएगा सरफेस। ये उसका एक जनरल बिहेवियर है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों होगा ऐसा? ये जो चार्ज है अगर आप अंदर रखोगे भी तो बाहर भाग कर क्यों आएगा?
ऐसी कौन सी चीज है जो उसको मजबूर कर रही है बाहर भागने के लिए? बताइए। क्यों चार्ज बाहर? जैसे आपने बोला था बॉयल्स फोर्स इस तरह की है क्योंकि दुनिया में सारी जो चीजें हैं वो अपनी एनर्जी अलग रिलीज रखना चाहती है। जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसी ऑब्जेक्ट से अगर हम देखें ये ऑलरेडी इस कोई चार्ज नहीं, इसकी एनर्जी मतलब कम है, अगर हम कोई चार्ज ऐड करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर वही ऑब्जेक्ट एनर्जी को पर्टिकुलर चार्ज पड़ जाएगा। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब है इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है। यहाँ पर जितने भी चार्ज हैं, ठीक है, वो सारे अपनी एनर्जी मिनिमम रखना चाहते हैं। एनर्जी मिनिमम यानी कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब होगी? जब वो आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। आपने कुछ सुना ही नहीं? इसका एक मार्क वाला आंसर है, मेरा 2 मार्क वाला है। मैंने सीधा स्टेबिलिटी बोला भाई। ठीक है, सही है, आपका भी आंसर सही है। तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए वो जितना दूर जा सकते हैं एक दूसरे से उतना दूर वो चले जाएंगे स्टेबिलिटी की वजह से, है ना? क्योंकि उनकी जो पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगी अगर वो दूर दूर रहे, है ना? दूर दूर हो जाने से पोटेंशियल मिनिमम क्यों हो जाएगी? देखो पोटेंशियल जो होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है? तो अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी घटेगी। तो जो सेम चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर दोनों भागते हैं तो उनकी पोटेंशियल कम होगी और वो अपने पोटेंशियल को मिनिमम करना चाहते हैं। लेकिन ये भी समस्या है कि वो ये जो कंडक्टर है उसकी सरफेस पे अगर जाके बैठ जाएगा उससे बाहर नहीं आ सकते वो, तो फिर वो वही रुक जाते हैं सरफेस। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने कंडक्टर्स जो हैं उनकी देख ली, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। So electric field is always perpendicular to conductor surface. इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। तो सपोज इसका तो मतलब वो भी हो सकता है ना कि गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाती है। गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर, ये मैंने कभी नहीं कहा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने कहा। बट ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो अलग है, कंडक्टर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब ज्यादातर केस में यही होता है, जो गॉसियन सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से मैच करती है, बट नॉट ऑलवेज। तो मेरा जो स्टेटमेंट है, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि गॉसियन सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर होती है। मैंने हमेशा ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, आप ध्यान रखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट फिर अगेन हम आपने पहले दिखाया कंडक्टर इज आल्सो नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा हां, तो उसको हम प्रूव कर रहे हैं, उसका प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा डिग्री एंगल पर है, ठीक है? जो कंडक्टर सरफेस है उससे थीटा डिग्री एंगल पे है और हम एक चार्ज को A से B लेकर जा रहे हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये dr, ठीक है? अच्छा आप बोलोगे सर ये हमने तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है, हमने थीटा क्यों मान लिया? इसे हम मतलब प्रूव करेंगे थीटा को 90 प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। सो अगर हम इस पार्टिकल को q चार्ज को A से B लेकर जा रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम A टू B क्या होगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इनटू cos थीटा। वर्क डन का फार्मूला सबको याद है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। फोर्स हो गया आपका QE, क्योंकि जो चार्ज है वो Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स हो गया QE। डिस्प्लेसमेंट dr है, दोनों की मैग्नीट्यूड कितना है? देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स भी लगेगी, तो फोर्स इधर होगी डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड कितना है? थीटा, तो ये cos थीटा आ जाएगा। दिस इज स्मॉल वर्क डन। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
है ना। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फॉर्मूला वैलिड है कि जो वर्क डन होगा हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आएगा। इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है चेंज लिखना है तो चेंज लिख देते हैं। सो वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन है इट इज नेगेटिव ऑफ, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम q इनटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, है ना। तो जब हम कंडक्टर सरफेस की बात करते हैं और कंडक्टर ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल, कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट ले लो सब पे पोटेंशियल सेम है, तो डेल्टा भी क्या आ जाएगा, 0। तो डेल्टा का 0, तो कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा भी 0 आ जाएगा। डेल्टा भी 0 आ जाएगा तो दैट मींस वर्क डन 0 आ गया, और वर्क डन हमने लिखा हुआ है ये दिस वन, तो हो जाएगा QE dr cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो अब ये जो एक्सप्रेशन है ना कि 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है या तो Q 0 होना चाहिए, या तो E 0 होना चाहिए, या dr 0 होना चाहिए, या फिर cos थीटा 0, है ना। बट हमने यहाँ पर एक ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई इमेजिनरी चार्ज लिया, हमने रियल चार्ज लिया, दैट मींस Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी नहीं ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अज्यूम किया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज आल्सो नॉट 0। हमने चार्ज को मूव भी किया है, dr इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो क्या 0 होना चाहिए, cos थीटा। cos थीटा 0 होगा तो ये 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो ये जो प्रूफ्स है ना या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, हेंस प्रूफ। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड near surface of conductors। तो हम कोई भी रैंडमली शेप्ड कंडक्टर ले लें, हमें इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। अभी ये वाला नोट मतलब स्टॉप रेटिंग आप इसको कर देख लोगे, इंपॉर्टेंट थोड़ा समझने वाला है। तो ये पूरा कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर। इस कंडक्टर के सरफेस के नजदीक हमने, है ना, ये सरफेसेस के नजदीक किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारा डिस्कशन है ना, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम बना देंगे एक सिलेंडर, इस तरीके से हम सिलेंडर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम अंदर सिलेंडर नहीं बनाएंगे, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम यहाँ अंदर सिलेंडर क्यों नहीं बनाया, व्हाई वी हैव नॉट ड्रॉन दिस। अब एनसीईआरटी में देखोगे वहां पर ये ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। जब हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहां पर हम गॉसियन सरफेस बनाकर कर ही नहीं पाए, राइट। समझिए, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है ना, तो इसलिए गॉसियन सरफेस अंदर हमने नहीं बनाया। बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, वो हमने वहां पर सिलेंडर बना दिया। इस ये जो हमने सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया, इसका हम एरिया ds लिखते हैं, ठीक है। ds जो है वो स्मॉल एरिया को बोलते हैं, राइट। अब हम गॉस लॉ लगाना चाहते हैं ऑन दिस गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ है E डॉट ds इंटीग्रल q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो कंडक्टर है इसकी सरफेस पे जो भी चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है।
ठीक है। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमें सिग्मा दी हुई है, राइट। अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो ये वाला पोर्शन है, दिस वन। इसके अंदर क्यू एनक्लोज कितना होगा, ये हो जाएगा सिग्मा इनटू डीएस, है। सिग्मा का मतलब है चार्ज ऑफ अ यूनिट एरिया। अगर यूनिट एरिया में इतना चार्ज है तो डीएस एरिया में कितना होगा, इनटू डीएस। तो बट सिग्मा तो इनफिनिट शीट वाला याद है, हम वो सिग्मा तो लीनियर ही होता है, लैम्डा भी वही होना है। सिग्मा लीनियर होता है, एरिया के लिए होता है सिग्मा, लैम्डा लैम्डा लीनियर के लिए होता है, लीनियर चार्ज के लिए सिग्मा सरफेस के लिए होता है, ठीक है। तो सरफेस के लिए मतलब जो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है तो डीएस एरिया में कितना होगा, इनटू डीएस, ठीक है। जैसे हमने वो इनफिनिट शीट वाला किया था, सेम वही काम कर रहे हैं। तो क्यू इनक्लोज वाला कितना हो गया, सिग्मा इनटू डीएस, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, ई डॉट डीएस इंटीग्रल, ई यूनिफॉर्म है बाहर निकाल दिया हमने। इसको हम क्या करते थे, दिस इज एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस जो है, ठीक है, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। और जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है टॉप वाला, उसका एरिया वेक्टर भी ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा ई डीएस टॉप सरफेस और ये ई डीएस कर्व सरफेस। कर्व वाला जो है ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना। क्यों जीरो हो जाएगा, cos थीटा है। यस, क्योंकि यहाँ पर cos 90 डिग्री है और वो जीरो होता है। बचा ई डीएस, ये हो गया ई डीएस, ठीक है। तो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये टॉप सरफेस की बात करें तो उसका सरफेस एरिया डीएस है, ये ई डीएस सिग्मा डीएस और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डीएस डीएस कैंसिल आउट हो गए तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन करिए। साहिर आप चल रहे हैं।